अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। खातून हज़रात, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है टर्की के हवाले से। और टर्की की जब बात आती है तो हमारा आपको पता है कि उनके साथ ताल्लुक बिल्कुल ब्रादराना, दोस्ताना ताल्लुक है। और आज उसी का मुज़ाहरा करते हुए हमने भी अपना जो लोगो है उसको चेंज कर दिया। ज़रा देख सकते हैं जेएनएन टर्क, और ये हमारा इस हवाले से पहला प्रोग्राम है। और जो भी टर्की के हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे वो इसी प्लेटफॉर्म से हम करेंगे। और अब देखेंगे कि हमारा जो लोगो होगा वो जेएनएन टर्क होगा, क्योंकि जेएनएन के जो ग्लोबल सेंटर्स हैं उनमें टर्की का जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि पाकिस्तान और टर्की के जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ग्रोथ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा उसमें हम देख रहे हैं कि चीज़ें चल रही हैं। उसका ज़रा आज हमें तजिया करना है, और इस पूरे मामले को समेटने के लिए और बहुत ही उसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान टर्की का रिलेशनशिप तो वो है ही है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपसे थोड़ी सी बात शुरू में हम इस हवाले से भी कर लें कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है बड़ा ही टुमल्टुअस 2-3 दिन के बाद। आज थोड़ी सा ज़रा मेरा ख्याल है कि साई ऑफ रिलीफ पाकिस्तान को मिला होगा। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट जी, प्लीज़। बहुत नवाजिश कसाना साहब अपने प्रोग्राम में शामिल किया। आई थिंक पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है ये इवॉल्व कर रही है, और झटकों के साथ और लड़ाई झगड़े के साथ, शोर शराबे के साथ। मगर जो सबसे अच्छी बात है इसके अंदर, जो एक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका हम देख सकते हैं कि कम से कम डेमोक्रेसी जो है उसको एक्सरसाइज करने का या होने का मौका मिल रहा है। और ये इट इज़ अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ये बिल्कुल कोई ऐसी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि पैसे का इस्तेमाल किया गया है, करप्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है, स्टेट पैट्रनेज का इस्तेमाल किया गया है, और हर तरह की जो गलत काम है वो शायद दोनों साइड से इस्तेमाल किए गए हैं। मगर इस दफ़ा जो अभी ये सेनेट इलेक्शन हुआ है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और डॉक्टर हफीज़ शेख के दरमियान जो मुकाबला हुआ है, उसके अंदर सारी कौम का जो तवज्जो जो थी वो उस एक मुकाबले पे थी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं। मगर जो जनरल परसेप्शन है इस पूरे मुल्क में कि ये अनफेयर मींस के साथ जीता गया है ये वाला कॉन्टेस्ट जो है। और 16 के करीब जो MPs थे, क्रिश्चियन MNAs थे जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने डॉक्टर हफीज शेख को वोट नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, या उनके 6 के तो शायद वो बीच में वो बैलेट से डिफेस हो गए थे या गलत हो गए थे, वो मतलब उनको काउंट नहीं किया गया, वो रिजेक्ट हो गए थे। तो अब इसकी वजूहत क्या है? कुछ तो लोग ये कहते हैं कि शायद इन लोगों के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे डॉक्टर हफीज शेख के बारे में, और कुछ लोग समझते थे कि शायद वो IMF के रेप है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को शायद बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। मगर जो ज़्यादातर परसेप्शन जो है, जो वाइडली एक्सेप्टेड परसेप्शन है, वो यही है कि बहुत पैसा इस्तेमाल हुआ है और उस पैसे का ये डायरेक्ट नतीजा है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए ये एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, एम्बेरसिंग सिचुएशन थी। और मजे की बात यह है कि उसी इस्लामाबाद से जो खातून वो जीत गई, वो 174 वोट से जीती हैं। उन्होंने जो PDM की जो खातून कैंडिडेट थी उसको 10 वोटों से हरा दिया। तो बात क्लियर थी कि ये खास तौर पर जो भी कार्रवाई की गई, इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डॉक्टर हफीज शेख। इट वाज डायरेक्टेड टू गिव अ मैसेज टू इमरान खान कि अगर हम चाहें तो हम ये काम भी कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स को हम टारगेट कर रहे हैं जिसको आप अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। तो इट ऑलमोस्ट बिकेम अ पर्सनल थिंग फॉर इमरान खान। मगर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया। ही कंप्लीटली आउट मैनूवर्ड द PDM। बजाय इसके कि वो डर जाते और ये समझते कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे सर पर लटकेगी, ही प्लेड ऑन द फ्रंट फुट, और उन्होंने खुद ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सारे मामला को तय कर लिया, और आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लिया। बाय द मेयर फैक्ट कि PDM ने वो सेशन ही अटेंड नहीं किया,
उससे इस बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो उनको यकीन था कि वो इस जो भी रेजोल्यूशन आएगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली उसको वो डिफीट नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेंटली और फिजिकली डिफीट को एक्सेप्ट किया है एंड इमरान खान हैज टर्न्ड डिफीट इनटू विक्ट्री और उन्होंने लिटरली स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। अब पीडीएम करेंगे चेयरमैन सेनेट के मामले में गड़बड़, मतलब ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस चलेंगी जो हमारे हिसाब से डेमोक्रेटिक हैं। फिर स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ, और ये सिलसिला चलता है। फिर पंजाब ऑफ कोर्स यस, पंजाब की जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट है वो भी एक आएगी। तो दे आर इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, लेट्स सी। ठीक है, चलें लेट्स सी। और कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ब्रिगेड साहब, उसमें टर्की का और पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि एक ग्रोइंग रिलेशनशिप बढ़ रहा है, खासतौर पर डिफेंस के हवाले से। इसकी आप मुझे जरा बताएं कि जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक क्या इंपॉर्टेंस है और इसको पूरे ओवरऑल रीजनल लेवल पे आप किस तरह देख रहे हैं? आई थिंक इट इज हाई टाइम के पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस जो हैं ये अपने जो मंतकी अंजाम है या मंतकी जो इनका लेवल है वहां तक पहुंचते। पाकिस्तान एंड टर्की आर टू नेचुरल एलाइज। ये बहुत मतलब इनमें इतनी ज्यादा चीजें कॉमन हैं कि इनका नेचुरल एलाइज ना होना इतनी देर तक मेरे ख्याल में हैरान कुन है, और इतनी देर जो लगी है कि इस स्टेज तक पहुंचने में वो बात हैरान कुन है। अब ये देखें कि पिछली सदी में जबकि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1919 से लेकर 1924 तक, जबकि ये इंडो पाक के तमाम मुसलमान जो थे वो इकट्ठे होकर उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट करने की कोशिश की थी। और उन्होंने यहाँ तक हुआ था कि पाकिस्तान ये इंडो पाक की ख्वातीन ने, मुस्लिम ख्वातीन ने अपनी ज्वेलरी तक वहाँ पे उनके फंड्स में दी थी। तो स्टार्ट अगर हम मॉडर्न टाइम्स में वहाँ से लें तो वहाँ से तो इनका आगाज हुआ है, और वो बात तुर्क कौम जो है आज तक नहीं भूली है। उसके बाद जैसे जैसे पाकिस्तान को आज़ादी मिली, उन्होंने पाकिस्तान को रिकग्नाइज करने में बिल्कुल तामुल नहीं किया। फिर पाकिस्तान और टर्की सेंटो या जो बगदाद पैक्ट कहलाता था उसके मेंबर्स बने अंडर द पैटर्नेज ऑफ द अमेरिकन्स, वहाँ बने। फिर उसके बाद पाकिस्तान, ईरान और टर्की ने RCD की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने में के लिए इन्होंने स्टेप्स लिए। इसको फिर बाद में ECO में तब्दील कर दिया गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और उसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की थे, बल्कि जो अफगानिस्तान और ये 6 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो भी आ गई। तो ये 10 मुल्कों का एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन गया। उसके अलावा OIC के अंदर यूनाइटेड नेशंस में और फिर डेवलपिंग एड का जो एक फोरम है उसमें पाकिस्तान और टर्की जो है ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक। अगर जियोपॉलिटिकली देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की। सबसे पहला इंटरेस्ट अगर आप देखें तो वो है पैलेस्टाइन के ऊपर। पाकिस्तान की और कश्मीर ये टर्की की जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स पैलेस्टाइन वो एक ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको टर्की 100% सपोर्ट करते हैं। और ना सिर्फ ये कि ज़बानी, बल्कि उन्होंने ना से यूनाइटेड नेशंस के अंदर और OIC के अंदर और हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने कश्मीर को और पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो टर्की स्टैंड जो है नॉर्थ साइप्रस के ऊपर, कुर्दिस्तान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, वो हर जगह पे जहाँ पे टर्क्स को इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होती है पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद होता है अपने सपोर्ट के साथ। सबसे इम्पोर्टेंटली जो अभी रिसेंट एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है वो है अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग जो हुई है। उसके अंदर पाकिस्तान ने बिहाइंड द सीन्स जो रोल अदा किया है इन सपोर्ट ऑफ अजरबैजान एंड टर्किश पोजीशन ऑन अजरबैजान, वो भी उनके सामने बिल्कुल वाज़ेह है। अब वो एक और सबूत है हम दोनों की अलायंस का। और फाइनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टर्की को सपोर्ट करता है कुर्द्स के और कुर्दिस्तान के जो इशू पे, और टर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इन द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो कि TTP और IS और बाकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं। तो उस तरह से जो जहाँ पे भी जियोपॉलिटिकली अगर आप इस पूरे रीजन में आप देखें
تو پاکستان اور ٹرکی کی جو کنورجنس آف انٹرسٹ ہے وہ بہت مضبوط ہے اور دونوں اس کے اوپر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نے جو بات کی ہے اس میں تھوڑا سا براڈن کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ جو ہمارا جو ڈیفینس کوآپریشن ہے اس کے اندر کس کس چیز کے اندر ہم کر رہے ہیں. میسائل کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے, جیٹ فائٹرز کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیلات کائنڈلی ہمیں ذرا شیئر کریں. اس میں تو پاکستان اور ٹرکی جو ہے اب ان کی جو ڈیفینس کولیبوریشن جو ہے اور ڈیفینس کوآپریشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم ایئر فورس کے حساب سے دیکھیں کہ ایئر فورس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کے اندر ہم یہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو پاکستان نے ٹرکی کو 52 سپر مشاق ایئر کرافٹ سپلائی کیے تھے, اور یہ بہت اچھے بیسک فلائنگ ٹریننگ ایئر کرافٹ ہیں, اور یہ پاکستان آرمی, ایئر فورس اور نیوی تینوں استعمال کرتے ہیں, اور یہ پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس میں کامرا میں یہ بنتے ہیں. تو یہ ایک سب سے پہلے جو یہ بات ہوئی. اور ٹرکی نے پاکستان کو 34 نمبرز میں T-37 جیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ دیے along with the spares. تو یہ ایک بہت اچھا ایکسچینج ہوا. اس کے بعد پاکستان آرمی نے 30 T-129 اٹیک گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ ٹرکی پروڈیوس کرتا ہے, اور یہ بڑے ماڈرن اور بہت افیکٹو گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں, اور یہ پاکستان نے آرڈر کیے ہیں, اور یہ میرے خیال میں ابھی ان کی جو ڈلیوری ہے وہ شاید وہ شروع بھی ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ڈرونز کا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ میں جو آذربائیجان نے ڈرونز استعمال کیے ہیں ٹرکی کے سپلائی کیے ہوئے, اس سے پورا خالی ڈرونز نہیں, وہ ڈرونز سے وہ آرمڈ تھے, اور انہوں نے بہت ہی کمال کا ایک رول ادا کیا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اور اب ٹرکی کے اندر ڈرونز کی بھی کے معاملے میں بھی کافی کولیبوریشن ہو رہی ہے, اور شاید اب پاکستان کے اندر ٹرکش ڈرونز بھی یا ٹرکش ٹیکنالوجی والے ڈرونز بھی شاید پروڈیوس ہونے شروع ہو جائیں. نیوی میں بہت وائڈ لیولز کے اوپر بہت براڈ بیسڈ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ایک 17,000 فلیٹ ٹینکر بنا ہے ان دونوں کی اپنی کولیبوریشن کے ساتھ, اور یہ ٹینکر جو ہے یہ جب پاکستان کی جو شپس جو ہیں یہ دور دراز کے علاقے میں جاتی ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ 4 ملجیم کلاس کارویٹس, یہ جنگی جہاز ہیں, بحری جنگی جہاز ہیں جو کہ پاکستان اور ٹرکی کے درمیان ایک معاہدے کے تحت بن رہے ہیں. 2 جہاز ٹرکی میں بنیں گے, 2 پاکستان کے اندر. ٹرکش ٹیکنالوجی ہے, اور یہ تقریباً $1.5 بلین کا ایک کانٹریکٹ ہے. And this is the largest defense contract which has ever been given to Turkish defense industry. اس کے علاوہ ٹرکی پاکستان کو کی مدد کر رہا ہے جو پاکستان کی پرانی سب مرینز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ویریس ٹائپس آف ایمونیشنز اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکسرسائزز وغیرہ اور ٹیکٹیکل ایکسرسائزز, ان میں ان کی کوآپریشن جاری رہتی ہے. اب ہم آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر جس کا صرف آپ نے ذکر کیا. ٹرکی کو اب 2 ایسپیکٹس میں پاکستان کی تھوڑی کوآپریشن کی ضرورت ہے. ٹرکی کا ایک پروگرام ہے, وہ اپنا فائٹر ایئر کرافٹ بنانا چاہ رہے ہیں جس کا نام انہوں نے TF-X رکھا ہے سو فار, ٹرکش فائٹر ایکسپیریمنٹل. مگر ابھی اس میں ان کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور اس کا جو انجن وہ لینا چاہ رہے تھے, شاید انہوں نے UK کے ساتھ بھی بات کی تھی, رولز رائس کے ساتھ بھی, مگر ان کو بہت خاطر خواہ وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی. اور یورپین کنٹریز اور شاید امریکہ بھی کوئی بہت زیادہ اس بات کے کیا کہتے ہیں, they are not very forthcoming in helping Turkey out on this aspect. تو ٹرکی نے اب یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے UF-17 ایک فائٹر ایئر کرافٹ, ماڈرن فائٹر ایئر کرافٹ بنا لیا ہے, اور اس نے اپنے آپ کو کامبیٹ میں پروف کیا ہے. جب اوور پوسٹ بالاکوٹ انہوں نے ایک Su-30 اور ایک MiG-21 بائسن کو مار گرایا, تو یہ ایک کامبیٹ پروون جہاز بن رہا ہے اور یہ ٹیکنالوجی بن رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ٹرکی چاہے گا کہ جو پاکستان نے اچیو کیا ہے ایک جہاز بنانے میں,
उसकी टेक्नोलॉजीज में, उसमें वो कोऑपरेट करें टर्की के साथ, और उसमें टर्की को कोई जो भी हम मदद कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा जो है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी तक पहुंचना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक वाया मीडिया हो सकता है जिसके तहत टर्की जो है थ्रू पाकिस्तान वो चाइना के साथ इन टच भी आ सकता है, और जो है चाइनीज टेक्नोलॉजी तक उसकी रसाई हो सकती है। एक तो उनके जेट एयरक्राफ्ट की ये बात है। दूसरा, टर्की का एक अपना सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम है जिसका नाम है साइफर, सॉरी, SIFER, साइफर। इट्स अ लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम और वेपन सिस्टम है, और इसमें वो बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजीज में बहुत खातिर खा कामयाबी हासिल की है, और बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है इनकी। तो जाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान और टर्की के दरमियान में इतनी ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रही है तो ये सिर्फ वक्त की बात थी, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स की तरफ भी आती है। तो मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर तो इसमें तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, और जहाँ पाकिस्तान और टर्की आपस में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, आप ये देखें कि टर्की एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है टर्की के पास, उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और मुस्लिम वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस भी है। Pakistan has a very strong military. Pakistan is the only nuclear power in the Muslim world, and probably the best has the best missile force in the Muslim world. और उसकी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। तो अगर ये दोनों मुल्क मिल जाएं और अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को मिलाकर दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो इन दोनों की स्ट्रेंथ्स मिलकर दोनों ममालिक को बेइंतहा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और ये रीजन के अंदर दो इसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको भी मुझे बता दें। मुझे शायद कि मैंने पढ़ा था कि F-16 की जो मिड लाइफ अपग्रेडेशन है उसके लिए भी वहाँ पे एरोस्पेस जो इंडस्ट्रीज हैं टर्की की, वहाँ पे उसकी अपग्रेडेशन भी हो रही है। अपग्रेडेशन में टर्की ने हेल्प किया है पाकिस्तान को F-16 से। हम ये देखना है कि आई थिंक आफ्टर इजराइल, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, Turkey is the largest operator of F-16s in the world. उनके पास शायद 240 के करीब F-16s हैं, और बहुत एक्सपर्टीज है, उनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है F-16s के ऊपर। और पाकिस्तान की जो मिड लाइफ अपग्रेड जो थी उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान की F-16s को मिड लाइफ अपग्रेड में उनकी मदद भी की है, डेफिनेटली। ठीक, तो इसमें इस तरह से जी प्लीज गो अहेड। मैं ये कहूँ कि इस तरह से जब ये अपनी स्ट्रेंथ्स में लाते हैं तो जो इनकी इंडिविजुअल वीकनेसेस जो हैं या कमी है, वीकनेस तो नहीं कहना चाहिए, जो वो एरियाज हैं जहाँ पे इनको ज्यादा और काम करने की जरूरत है, वो इस तरह से एक दूसरे के एरियाज को कवर कर सकते हैं। एंड टुगेदर तो यूएस का यहाँ पे देखें ना, अगर आप ये बात कर रहे हैं चाइना के हवाले से, तो ये तो अलार्म बेल्स मतलब रिंग करने वाली बात है ना, यूएस में और बाकी जगहों पे भी, और इजराइल में खास तौर पे। तो इसको वो फिर अमेरिकन और इजरायलीज कैसे देख रहे होंगे और नेटो वाले कैसे देख रहे होंगे? नहीं, आई थिंक इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से देखें, आप ये देखें कि अगर हम ये तीन ममालिक लेते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं और पुराने एलाइज हैं एक किस्म के, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, और दो मेजर पावर्स को आप देखें, रशिया एंड चाइना, तो अभी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आप रशिया को लेते हैं, रशिया हैज ऑलरेडी सोल्ड S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू टर्की। टर्की को बेच दिया, और उसके ऊपर नाराज होके यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की को F-35 के प्रोग्राम से बाहर आउट कर दिया, खाली इस बात पे। अब खबरें ये आ रही हैं कि टर्की शायद एक और S-400 AVM सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से, और तीसरा जो है वो शायद उसको प्रोड्यूस करेंगे इन टर्की। तो इसमें क्लियर हो जाता है कि रशिया जो है वो टर्की के अंदर उसने इन्वेस्ट कर लिया है। फिर इनकी जो कोलैबोरेशन हुई है सीरिया के अंदर, वो भी एक बात मानी हुई है। देन रशिया हैज वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद ईरान, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, और उन्होंने ईरान को हमेशा सपोर्ट किया है। फिर रशिया जो है उसने अब पाकिस्तान के अंदर भी इंग्रेस
हासिल करना शुरू कर दिया है। एक नॉर्थ टू साउथ गैस पाइपलाइन के अंदर वो $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर भी 4 के करीब उन्होंने दिए हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है मकरान कोस्ट और गवादर को भी वो एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। तो रशिया का इंटरेस्ट जो है इन टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान वो बहुत क्या कहना चाहिए, इट्स वेरी एम्फेटिक। अब चाइना को आप लें, चाइना इज ऑलरेडी देयर इन पाकिस्तान शीपेक में। चाइना का $400 बिलियन इन्वेस्ट करने का इरादा है, प्लान है, अनाउंस्ड है इन ईरान, जिसमें से $120 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और $280 बिलियन ऑयल एंड गैस में होंगे। और चाइना टर्की को भी एंगेज कर रहा है। तो और अभी जैसे टर्की अगर थ्रू पाकिस्तान चाइनीज टेक्नोलॉजी तक पहुंचना चाह रहा है तो जाहिर बात है वो उनका लिंक और भी मजबूत हो जाएगा। वैसे तो अगर हम ये देखें तो रशिया और एक चीज मुझे थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दें विकेट साहब के जैसे एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में 40-45 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना और उधर $400 बिलियन कर रहा है, इसकी क्या वजह है? नहीं, उसमें ये है कि that $400 billion is for 25 years और उन 25 साल के अंदर ईरान जो है वो ऑन कंसेशनल रेट्स ऑयल और गैस सप्लाई करेगा चाइना को। ठीक ठीक। तो ये उसकी पेमेंट भी शायद उसके अंदर आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो $120 बिलियन उसमें करेंगे। और पाकिस्तान में बार्टर डील है, ये बार्टर टाइप जैसा होता है। सॉरी, ये काइंड ऑफ अ बार्टर डील। इट इज नॉट अ बार्टर डील इन द सेंस कि जैसे वो पाकिस्तान में उन्होंने आके ये सारा क्रिएट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहां पे क्रिएट करेंगे। वही ऑयल और गैस फील्ड्स को डेवलप करेंगे, उनको फिर एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर गैस पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस वहां से निकलेंगी और वो सारा का सारा सिलसिला फिर चलेगा। और ईरान अगेन विल बी कनेक्टेड टू चाइना और मुमकिन है कि वो ऑयल और गैस पाइपलाइंस पाकिस्तान के थ्रू ही जाएं। तो उस तरह से ये इट इज पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये उस तरह से इंडिविजुअल नहीं है, ये सारा पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये सारे के सब उसी BRI के अंदर नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे उस तरह से। तो अब मैं जो बात यूएस रिएक्शन के ऊपर, यूएस रिएक्शन, इजरायली रिएक्शन, नेटो रिएक्शन, अब जाहिर बात है कि वो दे विल क्लियरली रिएक्ट। अगर हम अरेबियन पेनिनसुला में आप देखें तो वहां पे अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद अरब जो हैं वो इजराइल को धराधर रिकग्नाइज कर रहे हैं और एक यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और कम से कम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो अरब कंट्रीज हैं, गल्फ स्टेट्स जो हैं, उनका एक फ्रंट बनता जा रहा है। और जब से इजराइल सेंटकॉम के अंदर आ गया है तो अब एन मुमकिन है हम ये असेस कर सकते हैं कि जितनी भी अमेरिकन और अरब बेसेस हैं ऑन द पर्शियन गल्फ, वहां तक उसको रसाई मिल जाएगी। तो एक फ्रंट जो है मेरे ख्याल में वो बन जाएगा यूएस, इजराइल और अरब स्टेट्स का। जैसे हम बात कर रहे थे कि इधर रशिया और चाइना जो हैं वो पाकिस्तान, टर्की और ईरान में उनका इंग्रेस हो गया है, तो ये शायद थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले, मगर ये जो एक डेवलपमेंट हो रही है, एक फ्रंट ये भी बनता जा रहा है। जब ये इकोनॉमिकली और इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, रीजनल इंटरकनेक्टिविटी आ जाएगी, तो फिर चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की, क्रिप्ट अगर हम इसको कहें तो चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की, ये एक कंपीटिंग पोल बन जाएगा टू द यूएस, इजराइल एंड अरब फ्रंट को। और अगर इसको लार्जर लेवल पे हम देखें तो एन मुमकिन है कि यूनाइटेड स्टेट्स लेड वेस्ट जो है, जिसके अंदर यूरोप भी सारा आ जाएगा और उनके तमाम एलाइज भी आ जाएंगे, तो उनको अगर देखा जाए तो जो एक पोल यूएस और उनके एलाइज का ग्लोबल लेवल पे बनता है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्रिप्ट जो है आइदर अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के तहत या इंडिपेंडेंटली उसको बैलेंस आउट करने के लिए ये एक दूसरा पोल इमर्ज करे। इस पोल को इमर्ज करने में, जो क्रिप्ट को इमर्ज करने में शायद थोड़ा टाइम लगे अभी, मगर इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो जब मिडिल ईस्ट जो है
सब अगर हम लोअर लेवल रीजनल लेवल पे देखें तो मिडिल ईस्ट में टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक बैलेंस यूएस, इजराइल और अरब स्टेट्स के सामने चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और टर्की को मेरे ख्याल में ये एक अलाइनमेंट बनने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मगर इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। आप जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात कर रहे हैं ब्रिगेड साहब, उसमें जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो हमारे भाई और हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, सऊदी अरब जो है, वो फिर कैसे रिएक्ट करेंगे? उनकी तो जान निकली हुई है टर्की का नाम सुनते हुए, जैसे बात करते हैं तो देखिए, उनको अब हो ये गया है कि बिकॉज हम उनको जानते हैं कि वो खादमैन हरमैन शरीफैन हैं, तो उनको एक बहुत एडवांटेज था, उनकी एक मॉरल अथॉरिटी थी, और सारी मुस्लिम दुनिया जो है वो उनको मतलब नॉर्मली उनको वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स मानते थे। अब हालात बदल गए हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स ने दो काम हो गए। एक तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स आए हैं जिसके तहत इन अरब कंट्रीज ने अब इसराइल को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया तो किबला अव्वल जो है मुसलमानों का बैतुल मक़दस, उसका जो स्टेटस जो है वो मखदूश हो गया है, वो मुसलमानों को दोबारा मिलना उसका मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा, उन्होंने फ़लस्तीनियों को डिश कर दिया, टोटली डिश कर दिया, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो अब इन दो वाकयात की वजह से मुस्लिम उम्मा जो है उसका तो मेरे ख्याल में अब कोई वजूद बाकी बचा नहीं, इट्स डेड, द मुस्लिम उम्मा इज डेड नाउ। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अब एथनिक और सेक्टेरियन बेसिस पे डिवाइड हो गई है, अरब एंड नॉन अरब, सुन्नी एंड शिया। और अब मिडिल ईस्ट जो है वो जो इन लाइंस के ऊपर साफ डिवीजन नजर आ रहा है, और पर्शियन गल्फ ही है जो इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही है। अब मॉरल अथॉरिटी जो थी पहले अरब्स की टू लीड द मुस्लिम वर्ल्ड, अब वो खत्म होती जा रही है। और एक आपको याद होगा कि एक अटेम्प्ट किया गया था टर्की, पाकिस्तान एंड मलेशिया टू क्रिएट एन ऑल्टरनेट लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, जब उन्होंने मलेशिया में एक समिट करने की कोशिश की थी और फिर पाकिस्तान को कोर्स करके रोक दिया गया था कि आप वहां नहीं जाएंगे। तो वो तो एक दफा रोक लिया, कितनी दफा रोकेंगे? तो मेरे ख्याल में अरब्स को खुद अभी ये देखना पड़ेगा कि उनका अपना तर्ज अमल क्या है। अगर तो वो चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया यूनाइटेड रहे और उनकी अपनी लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो कायम और दायम रहे, तो उनको फिर मुसलमानों का भी ख्याल लेकिन ओआईसी की जब हम बात करते हैं ब्रिगेड साहब, उसमें देखिए कि अभी भी पाकिस्तान और तुर्की को उतनी वाइड स्प्रेड जो है बैकिंग हासिल नहीं है जितनी के सऊदी अरब को हासिल है। तो उस लिहाज से तो अभी भी उनका पल्ला भारी है। बिल्कुल भारी है, मगर अब उनको उनके लिए फैसला करने का वक्त आ गया है। इसलिए कि अब यूएई, बहरीन और सूडान और मोरक्को और इन लोगों ने तो इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया है। अब अगर सऊदी अरेबिया रिकग्नाइज करता है बिलफर्ज, तो उनके पीछे तमाम जो उनके उस इलाके के गल्फ के एरिया के तमाम ममालिक जो हैं वो भी इसको रिकग्नाइज कर लेंगे। तो अगर तमाम अरब्स इजराइल को रिकग्नाइज करते हैं तो उसका फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज के पैलेस्टीनियन कॉज इज गॉन फॉर सिक्स, उसको फिर कोई फॉलो नहीं करेगा। तो जो नॉन अरब मुस्लिम वर्ल्ड है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुसलमानों को इकट्ठा रहना चाहिए और फ़लस्तीनियों का, कश्मीरियों का, सबका साथ देना चाहिए, और हमारा जो किबला अव्वल है उसके असूल के लिए जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। तो अब इतना बड़ा जब डिवाइड आ जाएगा तो मेरे ख्याल में तो सऊदी अरब को बहुत ही सबलाइन लीडरशिप दिखानी चाहिए, और मुसलमानों को इकट्ठा करने में जो काम सऊदी अरब कर सकता है वो कोई और मुल्क नहीं कर सकता। तो अब उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या रोल अदा करते हैं। अगर उन्होंने सही रोल अदा ना किया तो ये नॉन अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड जो है लेड बाय टर्की एंड पाकिस्तान एंड मलेशिया एंड ईरान, मेरे ख्याल में एक अल्टरनेट लीडरशिप इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज क्वाइट पॉसिबल। So are we going to lose our Saudi brothers? नहीं, मेरे ख्याल में we will not lose the our Saudi brothers. The Saudi brothers will not want to lose Pakistan. और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान इज अ वेरी फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्स,
has a very formidable missile and a nuclear capability. और पाकिस्तान is not a country to be trifled with. ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर दें या कर दें. पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ करता रहा है हर तरह से. वहाँ पे पाकिस्तानी लोग वर्कर्स जो गए हैं, उन्होंने सऊदी अरब और बाकी अरब स्टेट्स में भी उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है. उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो एवोल्यूशन है डेवलपमेंट में, उसने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किए हैं. और फिर पाकिस्तान की मिलिट्रीज ने, कौन सी गल्फ अरब स्टेट है जहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया है उनकी फोर्सेस को एस्टैब्लिश करने में, उनको ट्रेन करने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनको इक्विप करने में, उनकी जो मिलिट्री प्रावस है, क्लाउड है, उसको बढ़ाने में. पाकिस्तान हैज प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो पाकिस्तान को अगर वो इग्नोर करेंगे या पाकिस्तान को अगर वो डिच करते हैं तो इट बी एट देयर ओन कॉस्ट. तो उन अरब स्टेट्स को अब ये सोचना है कि किस तरह से वो इस तमाम इवॉल्विंग सिचुएशन जो है उसको वो हैंडल करते हैं. आखिर में थोड़ा सा मुझे जरा ये बता दें कि हमारे हमसाया जो मुल्क है उसको बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान और टर्की के ग्रोइंग डिफेंस रिलेशनशिप की, और उसको थोड़ा सा वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं. दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और तुर्की जो है ये कोई न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं. और आई थिंक इंडियन मीडिया ने अपने आप को इतना डिस्क्रेडिट कर लिया सारी दुनिया में, और उनके वो जो फेक न्यूज़ और मिस एंड डिस इन्फॉर्मेशन के जो कैंपेन्स चली हैं वो अब सारी दुनिया पे वाज़ेह हो गई हैं. वो यूरोपियन यूनियन की डिस इन्फॉर्मेशन लैब ने जो एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट शाया की है, उसमें तो बहुत कुछ इनका खुलकर सामने आ गया है. फिर उनके अपने मीडिया का जो रोल रहा है, जो किरदार रहा है, वो भी दुनिया पे अब बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गया है. तो मेरे ख्याल में ये जो उनका कहना है कि पाकिस्तान और टर्की न्यूक्लियर डोमेन में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये भी एक उसी किस्म की फेक न्यूज़ है, मिस और डिस इन्फॉर्मेशन है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर कोलैबोरेशन की बात हो तो दुनिया में अमेरिका के और बाकी भी जितने बड़े ममालिक हैं, IAEA है और दूसरे ममालिक हैं, उन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग जो है रिजीम्स हैं, ओवरसाइट है कि वो ऐसा हो नहीं सकता कि आप छुप के कोई काम कर सके. तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया की बात को कोई सीरियसली लेगा. तो इन अ नटशेल बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अब ये जो सूरत हाल बन रही है, जो इवॉल्व कर रही है, उससे एक तो क्रिप्ट का आपने इशारा किया, दूसरी मतलब है कि बेसिकली एक पोल हम दूसरा बनाने की तरफ जा रहे हैं, और एक काउंटर बैलेंस के तौर पर जो कि वहां पे बन रहा है, उसके काउंटर बैलेंस के तौर पर ये भी एक सिलसिला बन जाएगा. आई थिंक वेरी वेरी मच ये रीजनल लेवल पे तो ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर बनेगा, और एट द ग्लोबल लेवल जाहिर बात है कि चाइना और रशिया इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, और वो अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज को बैलेंस आउट करने के लिए इन तमाम ममालिक को अपने साथ मिलाएंगे. लेकिन इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो सिनेरियो इवॉल्व करेगा उसमें जाहिर है पाकिस्तान, जाहिर है अमेरिका का भी एलाई है, तो पाकिस्तान को कैसे बैलेंसिंग एक्ट जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ चाइना के साथ अगर आप जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका आपको खींचेगा, तो ये भी एक मुश्किल होगा ना सिचुएशन. देखिए, अभी चाइना ने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट कर दी है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ जो हर शोबे में जो उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प किया है, लेट अस से इन द इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द सीपैक, मिलिटरीली, इन द डिफेंस फील्ड, इकोनॉमिकली, जब भी आप फंसे हैं उन्होंने आपको हेल्प आउट किया. जैसे अभी अरब्स ने आपसे वो $so many billion वापस मांग लिए थे, तो उन्होंने आपको हेल्प आउट किया है. फिर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, हर जगह उन्होंने हेल्प किया है. अब चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर, उसको उसके मुकाबले में वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या किया है? क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर $60-70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकता है इमीडिएटली? क्या अगर वो पाकिस्तान को किस तरह से चाइना से वीन अवे करेगा? उसका एक ही तरीका है, कोवर्शन. और वो कोवर्शन कैसे होगी? FATF के थ्रू. वो कोवर्शन होगी IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऑलरेडी हो रही है, जो कि हो रही है. और वो होगी कि अरब स्टेट्स के थ्रू कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें,
وہ آپ کو بولیں گے کہ ہم آپ کے ورکرز واپس بھیج دیں گے, آپ کی ریمیٹنسز ختم ہو جائیں گی, آپ کو ہم آئل جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹس میں نہیں دیں گے. تو اکنامکلی آپ کوئرس ہو سکتے ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ اب پاکستان از سو فار گون انٹو دا چائنیز کیمپ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہے, وہاں سے نکلنا مشکل ہے. بٹ پاکستان ول ڈو ویل کہ اس کو زیرو سم گیم نہ بنائیں, کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف چائنیز کے ساتھ ہیں تو امریکنز کے ساتھ نہیں ہے. اٹ ول بی اے ٹیسٹ آف پاکستان فارن پالیسی کہ وہ کس طرح سے ایک بیلنسڈ فارن پالیسی بناتے ہیں اور اپروچ بناتے ہیں, اور دونوں کیمپس کے ساتھ وہ اپنے تعلقات درست رکھتے ہیں, اچھے اس رکھتے کو ہیں. ہم دیکھتے رہیں گے اور مانیٹر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اور امید ہے کہ جو بھی آپ سینیریو کریٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس میں پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتری ہوگی, اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ گرو کرے گا اور ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیچرا تو دانی حساب کم و پیشرا. مجھے اسراق ثنا کو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.